साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईरान युद्ध की परिस्थितियों को आप भली भांति देख रहे हैं, पूरी दुनिया समझ रही है। इस संकट से क्या कुछ होने जा रहा है वो सब कुछ आप देख रहे हैं। लेकिन आज के वीडियो में दोस्तों, ईरान युद्ध के साथ साथ बंगाल से जुड़ा उसका कनेक्शन वो आपको दिखाने जा रहा हूं। आज के वीडियो में दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से पहली बार, जी हां पहली बार, बंगाल का चुनाव तो बस अब सामने ही है दोस्तों, मतदान भी, पहली बार ममता बनर्जी सरेंडर करती हुई नजर आ रही हैं। एक तरीके से उन्होंने हार मान ली है। कैसे मानी है आप जानना चाहते होंगे। और फिर अगर हार मान ली है तो कर क्या रही है, वो तो फाइटर है ना, चुपचाप तो बैठेंगी नहीं। अब जीतने के लिए क्या करेंगी, आज मैं आपको वो दिखाऊंगा। और मैं कम से कम 9 घटनाएं दोस्तों, 9 घटनाओं के जरिए आपको यह दिखाने जा रहा हूं कि कैसे बंगाल की बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। और इस पलटती हुई बाजी में क्या कुछ हो रहा है यह जानना भी बड़ा जरूरी है। आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये 9 घटनाएं आप एक एक करके देखिएगा, पूरा देखिएगा, मैं निवेदन करता हूं। और ये जानते हैं कब से शुरू हुआ पलटना? ये रामनवमी से शुरू हुआ है। अभी तो हनुमान जयंती भी पवित्र त्योहार आ रहा है। अब बंगाल में कोई मतलब ऐसा नहीं है इग्नोर कर दे। मैं रामनवमी से शुरू करते हुए आखिर तक ईरान युद्ध की एक एक घटनाओं से जोड़ करके आपको दिखाऊंगा कि ममता बनर्जी किस तरीके से सरेंडर करती हुई साफ साफ दिखाई देती है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट तो बनता है, जय सिया राम यही लिखिएगा। और इसके साथ ही बंगाल को लेकर आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही दोस्तों, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें। और HB शॉर्ट्स, वहां लगातार छोटे छोटे वीडियो जारी हैं, कमेंट में पिंड कर दिया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, फैसला नंबर 1 से, जो परिस्थिति नंबर 1 है। अब ये मैं सीधे रामनवमी से शुरू कर रहा हूं। आपको मैं दिखा चुका हूं ना दोस्तों कि रामनवमी मनाने के लिए हर बार बंगाल के लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। बंगाल में जो ममता बनर्जी की पुलिस है वो परमिशन नहीं देती है, हाई कोर्ट से मिलता है। लेकिन इस बार तो गजब हो गया। बंगाल के लोगों का रामनवमी पर क्या उत्साह था दोस्तों, क्या उत्साह देखते बनता था। और ममता बनर्जी को यू टर्न लेना पड़ा। आप समझ लीजिए, रामनवमी में भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया, उसके बाद ममता बनर्जी को यू टर्न लेना पड़ा। और क्या करना पड़ा, अब क्या लिखा है देखिए, भगवान राम आपकी प्रॉपर्टी नहीं। बोल रही है भगवान राम सबके हैं, रामनवमी सभी के लिए है, एक पार्टी एक दल के लिए नहीं। किसने कहा भाई कि हमारे हैं? अरे राम मंदिर भी जब बन रहा था तो हर आदमी जो गरीब से गरीब है ना, वो भी 1 रुपये 50 पैसे ऐसे चंदा दिया गया है, तब बना है। वरना तो इस देश में कोई भी खड़ा हो जाता, सरकारी है कि मैं अकेले बना दूंगा, अकेले तो नहीं बनाया गया। राम सबके हैं। लेकिन ममता बनर्जी को ये अब याद आया है। कैसे, ये समझना चाहिए। मैं जरा कुछ विजुअल दिखाता हूं दोस्तों, मैं दंग रह गया। पश्चिम बंगाल में रामनवमी क्या गजब है, ये देखिए। मैं पहले आपको भवानीपुर दिखाता हूं। भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़, 3 बार विधायक यहीं से बनी है, अपना घर है। भवानीपुर में कोई सोच नहीं सकता क्या उत्साह है लोगों में दोस्तों। ये तस्वीर देखकर समझ में आता है कि माहौल पूरी तरह से बदल रहा है। एक तस्वीर मैं दिखाता हूं कोलकाता का, इसको देखिए। हर तरफ भगवा रंग, जोश, उत्साह, भारी भीड़। मतलब लग ही नहीं रहा ये बंगाल और कोलकाता, जहां पे तो भाजपा चुनाव नहीं जीत पाती है। आप इन तस्वीरों पे एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, जय सिया राम ही लिख दीजिए। एक मैं दिखाता हूं बारासात, ये देखिए, ये ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति का केंद्र है। यहां पर भी भारी भीड़, और भीड़ के साथ साथ जोश, उत्साह देखते ही बनता है दोस्तों। एक और दिखाता हूं कूच बिहार।
यहां तो महिलाओं ने जिस तरीके से शोभा यात्रा निकाली दोस्तों, वो मैं देख के हैरान हो गया। इतनी भीड़, नारी शक्ति, रामनवमी मनाने के लिए। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, रामनवमी एक तरीके से प्रतीक के तौर पे है। सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग अपने धर्म के प्रति काम करेंगे, अपने धर्म के प्रति आसक्त होकर करेंगे। हिंदू कभी किसी से लड़ता नहीं है, लेकिन हमको हमारा धर्म मानने का अधिकार होना चाहिए, पूजा करने का अधिकार होना चाहिए। हम 500 साल लड़ करके ये राम मंदिर अयोध्या का तब जाकर हमें मिला है, ये दरअसल उसका प्रतीक है। तो यहां से मामला पलट रहा है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरी घटना। 9 घटनाओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अब ममता बनर्जी को यह बात समझ में आ गया इसी रामनवमी से। पहले तो थोड़ा बहुत संदेह होगा, लेकिन रामनवमी का त्योहार जिस तरीके से मनाया, और अभी हनुमान जयंती भी जो आ रहा है, ममता को लग रहा है कि मामला गड़बड़ है। अब कैसे जीते? तो अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, कैसे लोगों को झूठ, डर, भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। जरा ध्यान से देखिए। देश में फिर से लॉकडाउन लगा सकते हैं पीएम। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है? नहीं कहा है। क्या कोई संकेत दिया है? नहीं दिया है। झूठ क्यों? क्योंकि लोग अफरा तफरी में आ जाए, और जैसे ही अराजकता फैल जाएगी, अफरा तफरी हो जाएगी, बस काम बन जाए। इनको लगता है देश में अगर शांति, स्थिरता, तरक्की हो रही है तो मोदी जीत जाएंगे, और देश में अस्थिरता होगी, झगड़ा होगा, अराजकता होगी तो मोदी जी हार जाएंगे। फिर लगेगा ये भी नहीं कर पाए तो उनको देते हैं। सच्चाई यह है दोस्तों कि लॉकडाउन तो अफवाह फैलाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ इतना कहा था कि हमने कोरोना में क्या शानदार तरीके से एकजुटता से इसका सामना किया था। इन लोगों ने उसकी क्लिपिंग काट काट के उसको अलग तरीके से जोड़ दिया। यही कहा था। हर मंत्री ये कह रहे हैं कि अफवाह फैला रहे हैं। अब तीसरी चीज दिखाता हूं आपको। ये अफवाह तो फैलाते हैं। अभी मिडिल ईस्ट संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी दोस्तों, सरकार ने बुलाई थी। आप जानते हैं उसमें सारी जानकारी दी गई 25 मार्च को। ये नहीं गए, टीएमसी गई नहीं। ये कह रहे हैं हमारी पूरी लड़ाई भाजपा के साथ है, हम उनके साथ बैठक क्यों करेंगे, सिर्फ अफवाह फैलाएंगे चुनाव तक। ये कह रहे हैं हम बैठक नहीं करेंगे। अभी पीएम ने सीएम के साथ भी बैठक की, लेकिन इनको चूंकि चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया, बुलाया भी नहीं जा सकता क्योंकि चुनाव में है, मुख्य सचिवों को बुलाया गया, सारी जानकारी दी उन्होंने। लेकिन ये टीएमसी इतनी बड़ी परिस्थिति में, युद्ध की परिस्थितियों में देश कैसे एक होकर आगे बढ़े, छोड़ दिया बैठक। चौथी घटना दिखाता हूं। ये तो दोस्तों अगर सच मायने में कहा जाए तो आम जनता पर जुल्म की तरह है। आप पढ़िए इस हेडलाइन को। फैसला नंबर 4, एलपीजी सिलेंडर्स प्रोड्यूस्ड इन बंगाल शुड नॉट बी सेंट आउटसाइड। नफरत पैदा करने के लिए कि कैसे बांट दें। अभी ये बाहरी भीतरी यही करती थी ना हमेशा, कि बाहरी है, भीतरी है, ये है। खुद ही बाहरी लोगों को भर लिया। कैसे? यूसुफ पठान बाहरी है या बंगाली है? वो तो गुजराती है उल्टा। मुसलमान भी है, गुजराती भी है, बंगाली तो नहीं हुआ। अच्छा चलिए उनको छोड़ दीजिए। शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद ये बंगाली हैं या बिहारी हैं? बिहारी बाबू, उनके पिताजी मुख्यमंत्री। अब ये बिहारियों को आपने बंगाल में भर लिया। लेकिन मैं कहता हूं इस सबका अधिकार है, उनको लड़ने का हक है, ये देश एक है। अब क्या कर रही हैं? ये बोल रही हैं कि जो बंगाल में एलपीजी सिलेंडर बनता है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। तो सारे देश के लोग अगर ऐसे कर लेंगे तो क्या होगा? ये सिर्फ लड़ाई करवाने की, सिर्फ साजिश है, झगड़ा करवाने की। और एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी गैस क्या बंगाल में बनता है? फिर तो विदेश में बनता है। फिर तो जो कहेगा कि मेरे पोर्ट में आया, हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये तो पारादीप में आया। मैं आपको जरा आंकड़ा बताता हूं।
कि पारादीप उड़ीसा 40-50% प्रोड्यूस करता। अगर जो मैंने सारी चीजें देखे, हल्दिया पोर्ट इंपोर्ट, हल्दिया रिफाइनरी सिर्फ 5-7%, अदर में बिहार असम 5-10%। यानी हल्दिया में जो प्रोड्यूस होता है और बंगाल की जितनी जरूरत है वो सिर्फ 5-7% है, सिर्फ 5-7%। यानी अगर उड़ीसा और बाकी राज्य ये कहने लगे, असम कहने लगे कि हम नहीं देंगे, जो मेरे यहां हुआ हमारा ही है, तो बंगाल का क्या होगा? सोचिए। फिर जो अनाज दूसरे राज्य भेजते हैं, अभी हम नहीं भेजेंगे, पेट्रोल भेजने वाला बोलेगा हम नहीं भेजेंगे। ये दरअसल मकसद क्या, आप समझिए। पता है 15 साल एंटी इनकम्बेंसी कुछ काम किया नहीं, बंगाल भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में पहुंच चुका है। जो कभी भारत का सबसे अगड़ा राज्य था, सबसे अव्वल राज्य था, वो भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में पहुंच चुका है। तो कैसे आपको वोट मिलेगा? लोग तो नाराज हैं, तो भड़काइए। ये बता रहा हूं सरेंडर, क्यों सरेंडर किया उन्होंने। आगे बढ़िए। फैसला नंबर 5। भाई ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है दोस्तों, आप जानते हैं 13 लाख नाम और कट गए हैं। जी हां, 76 लाख नाम कट चुके हैं। 7 करोड़ 60 लाख के करीब है, इसमें 76, 10% नाम गए। जो पहली बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान नाम आया था उसमें 58 लाख लोग कट गए थे। 7 करोड़ 66 लाख था जो बच करके 7 करोड़ 8 लाख के करीब हो गया। अभी जो 60 लाख बचा है ना दोस्तों, उसमें 32 लाख भी निपटाया गया और भी चल रहा है लगातार। जो 32 लाख निपटाए गए पहले चरण में, उसमें 13 लाख नाम और हटा दिए गए, यानी 40% लोग, और कुल मिला के कितना हो गया? 76 लाख। 10% नाम कट गए। 28 लाख में भी आप जानते ही हैं क्या होने वाला है। अब ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि ये सब फर्जी वोटर है। या तो उसकी डेथ हो गई, या ट्रांसफर हो गया, या फर्जी वोटर है, और तीसरा कुछ नहीं है। अब ये फर्जी वोटर किसको मिलते हैं? सोचिए ना, कौन लड़ रहा है, कौन रो रहा है, कौन गिड़गिड़ा रहा है, कौन सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है? सिंपल है, जिसको असर पड़ रहा होगा, जिसके फर्जी वोटर जा रहे होंगे, गायब हो रहे होंगे। 76 लाख कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। सिर्फ बीजेपी और तृणमूल के बीच जो अंतर था पिछले दोनों चुनाव लगा लीजिए, 60 लाख से ज्यादा नहीं रहा। यहां 78 लाख नाम गए, अभी तो 28 लाख का भी पूरा आंकड़ा जब आ जाएगा तो ये आप मान के चलिए कि 76 से बढ़ करके कहीं 90 तक ना चला जाए। ये बात आप समझ जाइए, ये मामला बहुत गंभीर है। ममता बनर्जी को समझ में आ गया, यहां तो गए। अब इन्होंने क्या किया जानते हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया अपनाई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। अब आप सोचिए, तृणमूल कांग्रेस का मैं देख रहा था, लंबा चौड़ा पोस्ट, लंबा चौड़ा चिट्ठी जारी करके भेजी है। सर, प्रक्रिया में सिस्टमेटिक फेल्योर है, अंडर एडजुडिकेशन, डिलीटेड, ये वो पता नहीं क्या क्या लिखा है इन्होंने। इनको दरअसल ये डर समझ में आ गया है दोस्तों कि अब हमारी जो सरकार चल रही है ना, ये खत्म है, अब कुछ नहीं होना, ये समझ गए। और ये जो प्रक्रिया हो रही है ना दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, ये तृणमूल कांग्रेस की वजह से ये जो पूरा का पूरा सिस्टम जुडिशरी के पास चला गया, ये हुआ भी ममता बनर्जी की वजह से। ये बड़े होशियार बन रहे थे ये लोग, जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, चुनाव आयोग को धता बता देंगे, ये कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा किया, मैं तब भी आपको कह रहा था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा चलिए, आपको इस पे भरोसा नहीं, उसको इस पे भरोसा नहीं, आप दोनों को एक दूसरे पे नहीं है, कोई बात नहीं, हम हाई कोर्ट को लगा देते हैं। और हाई कोर्ट के जरिए सभी जजों को और मजिस्ट्रेट को, 700 से अधिक मजिस्ट्रेट हैं। अब तृणमूल कांग्रेस की बत्ती गुल है, अब तो कुछ हो भी नहीं सकता, प्रक्रिया ही वही है। अब ये पब्लिश हो, एक एक नाम ना हो, ये तो कोर्ट तय करेगा, और जो कोर्ट तय करेगा वही होगा, कोर्ट गलत करेगा नहीं। यानी ममता बनर्जी जिस चीज में चुनाव आयोग को फंसा रही थी, उस मामले में खुद फंस गई।
और ये कब तक आएगा पूरा का पूरा जो 60 लाख है वो भी नहीं पता, लेकिन जब तक इनकी क्लैरिटी नहीं होगी इनको वोट देने नहीं मिलेगा, ये बात तय है। भले चुनाव आगे खिसक जाए या इनको बिना वोट के आगे बढ़े, लेकिन इनको तब तक नहीं मिलेगा, ये बात तय है। यहां भी फंस गए। अगला देखिए परिस्थिति, बल्कि फैसला 6, फैसला नंबर 6, माहौल नंबर 6। ये हेडलाइन पढ़िए, बूथों पर सुरक्षा की गारंटी दे आयोग। बिल्कुल लेटेस्ट खबर बता रहा हूं। कोलकाता हाईकोर्ट में दोस्तों एक याचिका गई। अब कोलकाता हाईकोर्ट तो जानता है भाई, पूरा देश जानता है, दुनिया में कहीं भी चुनाव हो जाए वहां दिक्कत नहीं है, बंगाल में होती है। क्यों? टीएमसी के लोग ही जिम्मेदार हैं। किसने सुना? मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन। बिल्कुल लेटेस्ट खबर ही है ये भी। सुनवाई के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को विधानसभा की सुरक्षा के लिए जो चुनाव हो रहे हैं महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया कि 2 चरण में होंगे, 23 और 29 अप्रैल। हर बूथ पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, जैसे पीने का पानी, बुनियादी व्यवस्था, सारी चीजें। और आप जानते हैं चुनाव आयोग खुद काम कर रहा है दोस्तों, चुनाव आयोग पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते। चुनाव आयोग तो ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। अगर जरा सी भी गड़बड़ होती है इमीडिएटली पता चल जाएगा। तो चुनाव आयोग को लेके एक हाई कोर्ट का भी समझिए एक साथ मिल गया है अच्छे से चुनाव कराने के। आगे बढ़िए, 7वां नंबर, यह भी बड़ी कहानी है। अभी आप जानते हैं चुनाव आयोग ने जैसे ही चुनाव का ऐलान किया 79 अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए। अब बहुत सारे अधिकारियों को जानते हैं, कहा कि ना ये तो ठीक आदमी नहीं है, वो पक्षपाती लग रहे थे। ममता बनर्जी ने उसको किसी और काम में लगा दिया, चुनाव आयोग ने हटाया, उनको लगा दिया, इनको भेज दिया बाहर, जाओ बाहर। अब आप हेडलाइन पढ़िए, ईसी हैज पावर टू ट्रांसफर ऑफिसर्स, काउंसिल टेल एससी। अब जानते हैं इस मामले में सरकार पहुंच गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा कि भैया कुछ तो लिमिट होनी चाहिए ना। हाई कोर्ट में चुनाव आयोग ने जानते क्या कहा? हमें अधिकार मिला है, संवैधानिक अधिकार, और ये बहुत बड़ा अधिकार है क्योंकि हमें सही तरीके से चुनाव कराना है। हमें पूरा अधिकार है कि हम किस तरीके से पूरी व्यवस्था को संभाल सकते हैं, किस अधिकारी को ले सकते हैं, किसको कहां भेज सकते हैं, ये सब हमारे पास अधिकार है। चुनाव आयोग ने पूरी शिद्दत के साथ ये बात रख दी है। और आप जानते हैं चुनाव आयोग इस बार किस तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। अगले मामले में आइए, ये भी देखिए। ये घटनाएं आपको बता रहा हूं, 9 बता रहा हूं, ये 8वीं घटना बता रहा हूं। आप जानते हैं दोस्तों कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री हैं, बावजूद इसके घोर अविश्वास है पश्चिम बंगाल की महिलाओं का। आरजीकर घटना से लेकर के जितनी घटनाएं उठा लीजिए, महिलाओं को विश्वास नहीं है। लेकिन मैं आरजीकर की बात क्यों कर रहा हूं? अब देखिए 2024 में जो आरजीकर मेडिकल छात्रा के साथ यौन शोषण हुआ, उस मामले में जिस वकील ने राज्य सरकार पुलिस की भूमिका को सुप्रीम कोर्ट में उठाया, नाम है सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी। उनको तो ममता बनर्जी ने राज्यसभा भेज दिया। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने यौन पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पनिहाटी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से ही उतार दिया। बहुत बड़ा काम है, एकदम क्लियर कट मैसेज। हम किसके साथ खड़े हैं? हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं, हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनको सशक्त किया जाना है। बल्कि अब टीएमसी ने अपनी लाइन क्लियर कर दी, भाजपा ने अपनी लाइन क्लियर की। यह बड़ा अच्छा मैसेज गया है, आप खुद सोचिए और लिखिएगा दोस्तों। और एक आखिरी 9 नंबर आपको बताता हूं जो घटना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दोस्तों इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव को बड़ी गंभीरता से लिया। इसने गंभीरता से कैसे लिया, जरा मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। नैरेटिव के स्तर पे लड़ाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं देख रहा,
बल्कि वो लोगों को ये बात पहुंचाने में लगा है कि बंगाल के हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने की यह आखिरी लड़ाई है। अगर इस बार चूक गए तो पता नहीं, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक कर क्या रहा है, आप सोचिए। 250 कंस्टिट्यूएंसीज में दोस्तों 1,75,000 मतदाता जागरूकता बैठक आयोजित किया, 2.25 लाख बैठक। अब जमीनी नेटवर्क का इस्तेमाल, जिसमें 14 अनुषांगिक संगठन हैं, सबको लगा दिया है और हर निर्वाचन क्षेत्र में 700 लोकमत परिष्कार बैठकें आयोजित की जा रही हैं। कोई बड़ी हो हल्ला नहीं, बिल्कुल जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचना, जो डेली एक दूसरे के लिए काम आते हैं। और यहीं से नजर आ रहा है दोस्तों कि बंगाल का माहौल बदल रहा है। अब ममता बनर्जी को चूंकि पिछली बार मौका मिल गया, भाजपा के बड़े बड़े नेता बहुत सारे अभी भी करेंगे, अब ये लोग वैसा नहीं कर रहे। अब क्षेत्रीय नेताओं पर ही पूरा दाव है, वो लड़ रहे हैं। बंगाली अस्मिता की बात इस बार बंगाल के नेता कर रहे हैं, बंगाली नेता कर रहे हैं। ममता को हराने का यही सबसे बड़ा जरिया है और ये बात ममता बनर्जी समझ गई है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आपकी क्या राय है, बंगाल में सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी? साथ ही आपसे निवेदन है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। आपसे निवेदन है दोस्तों, देखिए HB शॉर्ट्स, वहाँ पर भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। दूसरी अन्य खबरों को छोटे छोटे बिल्कुल 2 से 5 मिनट में अपलोड करता हूँ, कमेंट में पिन कर दिया है, देखिए, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।